हेलो स्टूडेंट्स, सीडीपी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने संप्रेषण के बारे में पढ़ा था और शिक्षण के बारे में पढ़ा था। यानी कि हमने जो हमारा पेपर 2 है उसमें हमने देखा था कि शिक्षण क्या होता है, शिक्षण के बारे में, उसके महत्व, उसकी विशेषताएं, उपयोग, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। और उसके बाद इसका जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है संप्रेषण, यानी कि कम्युनिकेशन मीन्स अपनी बातें दूसरे तक पहुंचाना, दूसरों की बातों को समझना। क्योंकि शिक्षा के लिए शिक्षा का माध्यम संप्रेषण ही है, तो इसी के लिए संप्रेषण के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। हालांकि इसके डेफिनेशन, विशेषताएं देख लिया था। आज हम देखेंगे कि संप्रेषण की प्रक्रिया और उसके तत्व यानी घटक क्या हैं। मीन्स प्रोसेस एंड कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इस डायग्राम को ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसमें प्रेषक यानी कि कम्युनिकेटर है, यानी कि बातचीत करने वाला, जिसने बातचीत की शुरुआत की। तो वो जो बातचीत की होगी उसमें कोई एक संदेश छिपा होगा। यानी कि जब हम किसी से कुछ कह रहे होते हैं तो हम कोई उसको मैसेज दे रहे होते हैं, कोई बात जो संदेश के रूप में हम उसे दे रहे होते हैं। अब उस संदेश को पहुंचाने के लिए एक माध्यम होगा, जैसे कि मौखिक रूप से हमने बोला, या फिर हम टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, या फिर हम लिखित रूप में भी उसको दे सकते हैं, इशारे कर रहे हो। तो ये अलग अलग तरह के माध्यम हो सकते हैं कि जिनके माध्यम से हम अपने संदेश को दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब जिसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे वो ग्राही होगा या प्रापक होगा, या फिर अचीवर कहेंगे इंग्लिश में। और उसके बाद उसको क्या बात समझ में आई, यानी कि हमने कई बार क्या होता है ना कि हम कहते कुछ और हैं लेकिन सामने वाला उसको समझता कुछ और है। ठीक है, तो इसीलिए लोग क्या बोलते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होना। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होने का मतलब यही है कि हम जो बात सामने वाले से कहना चाह रहे हैं, सामने वाले को वही बात समझ में आए। यानी कि हम अपने मन की बात अगले तक पहुंचाने में सक्षम हों, हम अपने मन की बात, अपने मैसेज को सही तरीके से सामने वाले को पहुंचा पाएँ। और सेम इसी तरह से जो सामने वाला हमसे कहना चाह रहा है उसकी बात समझने की भी हमारे में क्षमता होनी चाहिए। यानी कि कम्युनिकेशन स्किल के अंदर लिसनिंग स्किल भी होती है। अगर हम सुनने की क्षमता नहीं रखते तो फिर हम कह भी नहीं सकते। अगर हम सामने वाले की बात समझ नहीं पाते हैं तो हम अपनी बात भी सामने वाले को समझा नहीं सकते हैं। संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें कम से कम 2 लोग चाहिए। तो जो कि जब एक से ज़्यादा लोग हो गए तो समाज का निर्माण अपने आप ही हो गया, जिसके माध्यम से 2 मनुष्यों में मानवीय संबंध स्थापित और दृढ़ होते हैं। संप्रेषण के बिना मनुष्य अपने सामाजिक जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। संप्रेषण की प्रक्रिया को इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। इस चित्र के अनुसार स्रोत से संदेश लिखित या मौखिक रूप से, यानी कि कोई भी माध्यम हो सकता है, अपनी बात हम सामने वाले तक पहुंचा दें, चाहे वो बोलकर पहुंचाएं चाहे वो लिख कर पहुंचाएं, चाहे इशारे में पहुंचाएं, वो कोई भी माध्यम हो सकता है। बस संप्रेषण का मुख्य तत्व क्या है कि जो संदेश है वो ग्राही तक पहुंचना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, अब इसमें प्रेषक कौन होता है, तो यानी कि सेंडर या कम्युनिकेटर। प्रेषक यानी कि जो भी अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। संदेश प्रेषक एवं माध्यम की सफलता का मूल आधार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रेषक को अपना संदेश भली भांति प्रेषित करने के लिए इन बिंदुओं पर ध्यान दें। यानी कि प्रेषक कौन होता है, इतना तो आप समझ ही जाएंगे कि जैसे कि अगर मैं किसी और से बात कर रही हूँ, या फिर फॉर एग्जांपल मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ, तो प्रेषक मैं हूँ और ग्राही आप सब हैं। ठीक है, मैं अपनी बात आप तक पहुँचा रही हूँ और आप लोग जो मेरी बातें सुन रहे हैं तो आप लोग ग्राही यानी कि रिसीवर हैं। अब उसकी कौन कौन से बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है, तो इसको हम देखेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए ये इम्पोर्टेंट होगा। बालकों का बौद्धिक स्तर, उद्देश्य की जानकारी, स्वयं का व्यक्तित्व, विषय सामग्री का चयन, पाठ्य योजना का निर्माण, उचित शिक्षण विधि एवं सहायक सामग्री का प्रयोग, व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान, कक्ष वातावरण, बालक का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, विषयों के सह संबंध पर आधारित शिक्षण संप्रेषण। यानी कि जो भी शिक्षण के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट थे, जिन जिन बातों का ध्यान रखना था, वही सेम चीज़ें कम्युनिकेशन में भी ध्यान में रखनी है। यानी कि जैसे कि हम किसी को पढ़ा रहे होते हैं तो उसका हम बौद्धिक स्तर देखते हैं ना। अब
ऐसा ना हो कि हम 5th क्लास की चीज़ें 1 क्लास के बच्चे को पढ़ाएं, तो क्या उसको समझ में आएगा? चाहे बच्चा कितना भी ब्रिलियंट हो, लेकिन अगर हम 5वीं की किताब पहले के बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। भले ही हम कितने भी अच्छे टीचर हों या सामने वाला कितना ही अच्छा या ब्रिलियंट स्टूडेंट क्यों ना हो, क्योंकि उसका मेंटल लेवल भी उस लेवल का होना चाहिए। वो बौद्धिक रूप से यानी कि वो इतना मैच्योर होना चाहिए। इसके अलावा सपोज़ कि कोई बच्चा कितना भी ब्रिलियंट है, अब मैं उसको चाइनीज़ भाषा में समझाने लगूँ तो क्या उसको कुछ समझ में आएगा? नहीं। तो भाषा यानी कि जो कम्युनिकेशन है उसका बहुत बड़ा रोल है। भाषा वो होनी चाहिए जो सामने वाले को समझ में आए, तभी हम उसको कोई ज्ञान दे पाएंगे। इसके अलावा उद्देश्य की जानकारी, अब हमें जो पढ़ाना है बच्चे को, यानी कि क्या हम कोई भी चीज़ अगर पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो सिलेबस को ध्यान में रखा जाता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं ताकि उद्देश्य स्पष्ट हो कि किसको कितना क्या पढ़ाना है। ठीक है, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई तैयारी कर रहा हो ग्रुप सी लेवल की, या फिर क्लर्क बनने की तैयारी कर रहा हो, दरोगा बनने की तैयारी कर रहा हो, तो सेम सब्जेक्ट यानी टॉपिक वो सेम पढ़ रहा है। लेकिन एक इंसान जो दूसरा वो आईएएस की तैयारी कर रहा हो, वो भी सेम सब्जेक्ट पढ़ रहा हो, ठीक है, लेकिन दोनों की तैयारी का लेवल अलग हो जाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य, इसका सिलेबस अलग होगा और इस वाले का उद्देश्य और सिलेबस अलग होगा, तो इतना ही पढ़ाना है। अब अगर कोई दरोगा बनने की तैयारी कर रहा है और हम उसको आईएएस के लेवल की चीज़ें पढ़ाने लगें तो वो दरोगा भी कभी नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि हम उसका टाइम कहीं ना कहीं वेस्ट कर रहे हैं। उसके लेवल से इतना ज़्यादा हम उसको पढ़ा रहे हैं कि उसका कोर्स ही नहीं कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए उद्देश्य की जानकारी होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी चीज़ें, या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी से कोई अपने मन की बात कह रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें एग्जैक्ट सामने वाले से क्या कहना है। बातें घुमाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहला तो बौद्धिक स्तर देखना होगा कि बच्चे का जो मेंटल लेवल है क्या है। ऐसा ना हो कि 5th क्लास की चीज़ें 1 क्लास के बच्चे को पढ़ाई जा रही हैं। प्रॉपर उसका सिलेबस वेल डिफाइंड हो, यानी कि हमें उद्देश्य की जानकारी हो। स्वयं का व्यक्तित्व यानी हमारी पर्सनैलिटी का भी सामने वाले पर बहुत बड़ा रोल या इफ़ेक्ट होता है, यानी कि हम चीज़ों को उसी वे में समझाएंगे जैसी हमारी अपनी खुद की पर्सनैलिटी होगी। विषय सामग्री का चयन, अब किन जो सामग्री है वो हमने कौन से यूज़ की है, यानी कि एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड या एक ही टॉपिक से रिलेटेड आपको कई सारे मटेरियल मिल जाते हैं, लेकिन आपको हमेशा ही जो सिलेक्टिव बुक्स होती हैं उनको चूज़ करना चाहिए। ठीक है, एक कहावत भी है कि एक सब्जेक्ट की आप 10 किताबें पढ़ो, उससे अच्छा है कि एक ही किताब को आप 10 बार पढ़ो। यानी कि आपने 10 अलग अलग बुक पढ़ी हैं एक ही टॉपिक से रिलेटेड। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपने बायोलॉजी का सेल पढ़ लिया, कोशिका आपने पढ़ी, 10 किताबों से पढ़ा, उससे मच बेटर है कि आप एक ही किताब को या एक ही किताब से उस चैप्टर को 10 बार पढ़ो। ठीक है, यानी कि सिलेक्टेड पढ़ो लेकिन कम पढ़ो, ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, कम ही पढ़ना है। कम का मतलब क्या है, मटेरियल कम होना चाहिए और उस कम मटेरियल को ही आपको बार बार पढ़ना है और बार बार क्या करना होता है, रिवाइज करना होता है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है पढ़ाई करने का। तो जो विषय सामग्री है उसका चयन, यानी कि सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है, बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़नी है, कम बुक्स पढ़नी है, लेकिन जो सिलेक्टेड हो, जो कह सकते हो कि बहुत सारे लोगों की पसंद हो, या फिर आप खुद से भी देख सकते हो कि उसकी भाषा आपको समझ में आए, उसका जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो टू द पॉइंट होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए। तो विषय सामग्री का चयन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। पाठ्य योजना का निर्माण भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि अब आपके पास बुक भी अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन आपने पढ़ने की योजना नहीं बनाई, आपका जब जो मन किया वही उठा के पढ़ लिए। उससे क्या होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप फिज़िक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और बायो पढ़ रहे हो, ठीक है। आप मंडे टू सैटरडे पढ़ाई कर रहे हो। अब आपका क्या मन किया, इस हफ्ते आपने केवल फिज़िक्स पढ़ा, फिर उसके बाद आपका बीच में मन किया आपने 2 दिन केमिस्ट्री पढ़ ली, 1 दिन बायो पढ़ ली। तो इससे क्या होगा कि आपने इस हफ्ते तो फिज़िक्स पढ़ा था, लेकिन नेक्स्ट वीक में आपने इन 2 सब्जेक्ट को कवर किया और इसको पूरा छोड़ दिया। होगा क्या कि ये आप पूरा फिर नेक्स्ट वीक तक भूल जाओगे। तो इसीलिए बेस्ट तरीका क्या होता है कि आपने देखा होगा स्कूल्स में भी जो टाइम टेबल होते हैं तो हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा कवर करते हैं, यानी कि आप पूरे वीक फिज़िक्स ना पढ़ के आप, यानी कि आप तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ो, या फिर
जो आपका है एक फिक्स होना चाहिए कि चलो 2 दिन इसको पढ़ा है तो कम से कम एक चैप्टर हमने इसका कंप्लीट कर लिया। यानी कि पाठ योजना का बहुत बड़ा रोल होता है। प्रॉपर आपको प्लानिंग करनी चाहिए किसी भी कार्य के लिए, स्पेशली पढ़ाई के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप टाइम टेबल से पढ़ें, ताकि आपके पढ़ने का भी टाइम फिक्स हो और आपका रिवीजन भी हो, आपकी प्रैक्टिस भी हो। उसमें उस टाइम टेबल में सारी चीज़ें कवर होनी चाहिए। जैसे स्कूल्स के टाइम टेबल होते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि बच्चा केवल पढ़ता है, रिवीजन के लिए भी उसमें टाइम होता है, इसके अलावा टेस्ट के लिए भी होता है, हर चीज़ के लिए। तो पाठ्य योजना का निर्माण बहुत ही आवश्यक है। उचित शिक्षण विधि और सहायक सामग्री का प्रयोग, यानी कि जो शिक्षण की विधि है वो भी बेस्ट होनी चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बच्चे को हम सपोज़ ABCD ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमने क्या किया, अल्फ़ाबेट उसको पढ़ा रहे हैं, ABCD ही पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा है कि जैसे छोटे बच्चे को हमें बहुत इंटरेस्टिंग वे में गा गा करके उसके मतलब खेल कूद के माध्यम से उसको सिखाना होता है। अब हमने क्या किया कि बच्चे को केवल रटा रहे हैं, ठीक है। हालांकि छोटे बच्चों को रटाया ही जाता है, क्यों? क्योंकि उनकी जो समझ है वो इतनी विकसित नहीं है और हमें बच्चे को क्या करना है, उसकी मेमोरी शार्प करनी है। इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनको चीज़ें ज़्यादातर रटाई जाती हैं, ठीक है, उनको समझ में उतना समझाया नहीं जाता, रटाया जाता है ताकि उनकी जो मेमोरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो जाए और फिर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं फिर हम उनको चीज़ें समझाना शुरू करते हैं। लेकिन अब क्योंकि बच्चा छोटा है तो उसको प्यार से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर हम उसको प्यार की बजाय हम उसको केवल लेक्चर दे के चले आएँ, यानी कि जैसे बड़े लोग होते हैं तो उनको हम लेक्चर के माध्यम से पढ़ाते हैं। जैसे आप अभी क्या है, लेक्चर के माध्यम से पढ़ रहे हो, आप बस चीज़ें सुन रहे हो और आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि आपका मेंटल लेवल इतना हो चुका है। अब हम छोटे बच्चे को अगर हम अल्फ़ाबेट पढ़ाने के लिए लेक्चर दे दें तो क्या लगता है वो कभी सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। इन द सेम वे कि अगर जिस तरह से छोटे बच्चे को गा गा करके या फिर खेल के माध्यम से पढ़ाते हैं, क्या ऐसे आप लोग को पढ़ाएं तो आपको अच्छा लगेगा या फिर चीज़ें कवर हो पाएंगी? नहीं ना, क्योंकि सिलेबस तो आपका बहुत ज़्यादा है, तो इतना टाइम नहीं है कि खेल कूद में पढ़ाएं और ना ही आपका मेंटल लेवल उस लेवल का है। तो एज के अकॉर्डिंग, पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, क्लास के अकॉर्डिंग हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए उचित शिक्षण, उचित का मतलब जो रेलिवेंट हो, यानी कि जो सामने वाला पर्सन है उसके अकॉर्डिंग शिक्षण विधि को अपनाना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग जो सहायक यानी जो एक्स्ट्रा, यानी कि बुक्स के अलावा भी आप प्रैक्टिस सेट लेते हो और भी चीज़ें जो आप एक्स्ट्रा में लेते हो, तो उनको भी जो सहायक सामग्री है उनका प्रयोग भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान देखना चाहिए कि कोई बच्चा कितना, अब कुछ बच्चे क्या होते हैं कि उनको थोड़ा सा हिंट दे दो समझ में आ जाता है, या उनकी मेमोरी बहुत शार्प है, वो बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रैस्प कर लेते हैं, तो उन्हें इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि उनको उसी चैलेंज के वे में पढ़ाना चाहिए कि अच्छा देखते हैं तुम 2 पेज याद कर पाते हो कि नहीं, तुम 4 पेज याद कर पाते हो कि नहीं। हमने उनको एज अ चैलेंज चीज़ें सिखानी चाहिए, ठीक है। वहीं दूसरी ओर अगर कोई बच्चा है जिससे एक लाइन भी याद नहीं हो रही है तो हम उसको चैलेंज नहीं दे सकते हैं, फिर हमें उसके लिए कुछ दूसरी विधि अपनानी पड़ेगी। यानी कि पहले हमें उसको क्या करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग यानी कि व्यक्तित्व भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए हमें शिक्षण कार्य या फिर संप्रेषण का कार्य करना चाहिए। कक्ष वातावरण यानी कि जो क्लास का वातावरण है उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। बालक का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी रोल है इसमें, और विषयों के सह संबंध पर आधारित शिक्षण संप्रेषण, यानी कि जो विषय होते हैं उनका सह संबंध होता है, जैसे कि मैथ्स और फिजिक्स, ठीक है। तो क्या है, ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश और फिजिक्स का कॉम्बो बनाते हो, मैथ के साथ फिजिक्स का बनता है, क्योंकि फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल्स होते हैं यानी संख्यात्मक वाले प्रश्न होते हैं, तो इसीलिए मैथ के साथ फिजिक्स का कॉम्बिनेशन बन जाता है, ठीक है। आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स अलग होते हैं यानी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स अलग होते हैं, साइंस के अलग होते हैं, तो विषयों का जो सह संबंध होता है उस पर भी ध्यान देना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन या संप्रेषण करना चाहिए। अब जो संदेश होगा तो संप्रेषण करने के लिए संदेश होना चाहिए, यानी सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि संदेश एक उद्दीपक होता है। ये आप MCQ के लिए ध्यान रखिएगा। संदेश क्या होता है, एक उद्दीपक यानी स्टिमुलस होता है। उद्दीपक क्या होता है, किसी चीज़ को उद्दीप्त कर देना, यानी कि किसी चीज़ के लिए
बढ़ावा देना, उत्साहित करना, ठीक है। जैसे आपको कोई काम करना है तो उस उद्दीपक वैसी चीज़ होती है जिससे कि आपकी उस काम की स्पीड बढ़ जाती है या उस चीज़ के लिए आप मोटिवेटेड होते हो, उत्प्रेरित होते हो, वही उद्दीपक होता है जिसका प्रेषण संदेश भेजने वाले के माध्यम से किया जाता है। यानी कि आप जब बात करते हो तो क्या करते हो, फॉर एग्जाम्पल दो लोग बैठे हैं ए और बी। अब ए ने बी से कोई बात की तो बात वो तभी करेगा जब इसके मन में कुछ इच्छा होगी, या तो बी से पूछने की या तो अपने मन की कोई बात बी तक पहुंचाने की। तो यही उद्दीपक है और ये उद्दीपक क्या है, संदेश के रूप में है। शैक्षिक भाषा में संदेश से आशय पाठ्य वस्तु से है। यानी शिक्षा के अगर हम उद्देश्य से देखें तो संदेश का मतलब क्या है, पाठ्य वस्तु, यानी कि हमें बच्चे को जो पढ़ाना है। प्रेषक ग्राही को कुछ भी सिखाने के लिए अपना अनुभव और ज्ञान का प्रयोग करता है जिसे वो शिक्षण के माध्यम से प्रेषित करता है, इसी को संदेश कहते हैं। यानी कि जब टीचर बच्चे को पढ़ा रहा होता है तो ऐसा नहीं कि जो किताबों में लिखा है बस उसकी रीडिंग कर दे, उसको समझाने के लिए वो अपने खुद के अनुभवों को भी बताता है और अपने खुद के ज्ञान को भी उसमें ऐड ऑन करता है। तो यही सारी चीज़ें मिल करके संदेश बनाती हैं। उदाहरण के लिए प्रेषक स्कूल, स्टेशन, स्थान आदि शब्दों को शुद्ध बोलना और लिखना सिखाना चाहता है तो पहले वह स्वयं शुद्ध उच्चारण करके सिखाएगा। यदि फिर भी ग्राही ने उसे उचित तरीके से नहीं सीखा तो वो स्कूल को स्कूल, स्टेशन को स्टेशन या टेशन और स्थान को स्थान या अस्थान बोलता है या लिखता है तो प्रेषक उसे श्याम पट पर यानी ब्लैक बोर्ड पर लिख करके भली भांति स्पष्ट करता है, ठीक है। यानी कि पहला तो असर ये है कि अगर टीचर का उच्चारण सही है तो बच्चा नॉर्मली सही चीज़ें ही सीखेगा डायरेक्टली। अब अगर मान लो कि टीचर जो है वो बोलने में वो खुद ही उच्चारण में गलती करता है तो बच्चा भी फिर गलत सीख लेगा, तो ऐसे में उसको फिर लिख के सिखाना पड़ेगा। कई लोग होते हैं जो सा को शा की तरह पढ़ते हैं या शा को सा की तरह पढ़ते हैं, तो कई लोगों की ऐसी आदत होती है। अब वो टीचर बन गए हैं, अब क्योंकि वो उनकी बचपन की आदत है तो उसमें सुधार नहीं होगा, तो ऐसे में फिर लिखित में बच्चे को स्पष्टता बताना होता है। माध्यम, तो माध्यम कोई भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। जैसे कि वर्तमान समय में अगर हम देखें तो संप्रेषण के कुछ प्रचलित माध्यम है। ये आपसे लघु उत्तरीय में पूछ सकता है कि प्रेषक के जो माध्यम है कुछ आधुनिक माध्यम के नाम लिखिए, या फिर एमसीक्यू में भी पूछ सकता है कि ये इसमें से दे करके कि ये कौन से माध्यम है, आधुनिक माध्यम है कि नहीं है, या फिर प्रेषक के निम्न माध्यम में से बताओ कौन कौन से सही हैं। तो रेडियो, टेलीविज़न, ओवरहेड प्रोजेक्टर, टेलीफोन, प्रेषक ये सारी चीज़ें अपनी आवश्यकता और उपयोगिता के हिसाब से अपने संदेश को संप्रेषित करने के लिए यूज़ करता है। ग्राही कौन होता है, रिसीवर। अब देखो ये डायग्राम भी देख लो, संप्रेषक, संदेश, ग्राही और प्रतिपुष्टि, वही ऊपर वाला ही डायग्राम है। यानी कि पहले तो जिसको बात कहनी है, संदेश पहुंचाना है, वो संप्रेषक कोई संदेश पहुंचाएगा किसी माध्यम से, ग्राही तक वो जाएगा और उसके बाद बदले में प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक मिलेगा कि ग्राही ने उससे क्या समझा। यानी कि शिक्षक ने छात्रों को जिस किसी भी विषय के बारे में कुछ सूचना दी तो छात्रों ने कितना सीखा, उसको कितनी उपलब्धि हुई, इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिपुष्टि या फीडबैक, ठीक है। नेक्स्ट है अब संप्रेषण के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो पहला सिद्धांत है तत्परता का सिद्धांत, ठीक है। ये हमने शिक्षण में भी अधिगम में देखा था। अधिगम के सिद्धांत में हमने ये चीज़ देखी थी ना, तत्परता का, यानी दुनिया में कोई भी काम करना हो तो पहले आपको उस काम के लिए मेंटली प्रिपेयर होना होता है। मेंटली प्रिपेयर होना होता है, कहते हैं ना मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। यानी आपने अगर किसी कार्य को करने का मन बना लिया है तो लगभग आपने आधा काम तो पूरा कर ही लिया। यानी कि अगर आप मेंटली प्रिपेयर होते हो तो 50% काम समझो कि हो गया है, ठीक है। तो पहला क्या है, अभिप्रेरणा और तत्परता का सिद्धांत। यानी कि कोई बात अगर आप जो संप्रेषण है, अगर आप किसी को कोई बात कहना चाहते हो तो पहले आप मन में सोचते हो कि मुझे सामने वाले से ये बात कहनी है या मुझे सामने वाले को ये चीज़ें पढ़ानी हैं। तो पहला रूल क्या है, अभिप्रेरणा और तत्परता का। फिर दूसरा है सक्षमता और योग्यता का सिद्धांत। यानी कि आप सामने वाले को पढ़ाना चाह तो रहे हो, लेकिन अगर आप में सक्षमता और योग्यता ही नहीं है तो फिर क्या पढ़ाओगे।
सपोज़ आपका मन है कि मैं किसी को मैथ्स पढ़ाऊँ, तो आपको मैथ्स आनी तो चाहिए। तो पहला तो ये है कि आपने मन बना लिया, लेकिन दूसरा कि आप उस काम को कर तभी पाओगे जब आप में उससे रिलेटेड सक्षमता और योग्यता होगी। नेक्स्ट है भागीदारी एवं अंतःक्रिया का सिद्धांत। यानी कि हमने देखा था कि शिक्षा कैसा है, शिक्षण कार्य अंतःक्रिया से संबंधित होता है। इसी तरह से संप्रेषण में भी, क्योंकि शिक्षा में भी एक पढ़ने वाला होगा, एक पढ़ाने वाला होगा, और संप्रेषण में भी एक सुनने वाला है, एक सुनाने वाला है। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं कि एक ओर कहने वाला है, दूसरी ओर सुनने वाला है। तो जब दो लोग हैं तो दोनों के बीच में अंतःक्रिया होनी चाहिए। अंतःक्रिया का मतलब क्या, दोनों का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। अब ए बी को पढ़ाना चाहता है लेकिन बी पढ़ना ही नहीं चाहता, तो क्या ये यहाँ पे शिक्षण कार्य हो पाएगा? इसी तरह से ए बी से कुछ कहना चाहता है लेकिन बी सुनना ही नहीं चाहता। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी। तो किसी भी प्रकार की जो भी अंतः क्रियाएँ होती हैं उसमें दोनों की भागीदारी का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है संप्रेषण सामग्री की उपयुक्तता का सिद्धांत। यानी कि जो भी चीज़ें आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो, जैसे पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए आप कौन सी बुक्स चूज़ करते हो, ये इम्पॉर्टेंट होता है। इसी तरह से संप्रेषण के लिए भी आप कौन सी सामग्री यूज़ कर रहे हो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। उचित पृष्ठ पोषण का सिद्धांत। यानी कि अब आपने सामने वाले को समझा तो दिया, बता तो दिया, या अपनी बात कह तो दी, लेकिन उसको कितना समझ में आया ये इम्पॉर्टेंट है। यानी कि फीडबैक का बहुत बड़ा रोल है। जब तक आपकी बात सामने वाले को सही तरीके से समझ में नहीं आई जो आप उसको समझाना चाहते थे, तब तक आपका कम्युनिकेशन सफल नहीं माना जाएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं ना कि आज के टाइम पे कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशन स्किल का मतलब यही है कि आप जो सामने वाले को समझाना चाहते हो वो अच्छी तरह से समझा पाओ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल दो लोग हैं, अगेन हम ए और बी का एग्जांपल लेंगे। ए और बी हैं, अब ए जो है, ए ने बी से कुछ कहा, ठीक है, और बी को उस बात का बुरा लग गया। तो अब ए क्या कहेगा कि अगर इसने बोला कि अरे तुमने मेरी बात समझी नहीं, या आपने मेरी बात समझी नहीं, तो बी को और गुस्सा आएगा कि ये तो मुझे बेवकूफ़ समझ रहा है। और उसी चीज़ को अगर ए ने कहा कि अरे मैं आपको अपनी बात समझा नहीं पाया, ठीक है, सेम ही चीज़ है, बस कहने का तरीका अलग है। पहले बार में ए ने कहा कि आप मेरी बात समझे नहीं, इसमें बी की कमी दिख रही है कि इसमें समझ की कमी है और ये समझ नहीं रहा है। दूसरा तरीका ये था कहने का कि मैं आपको अपनी बात समझा नहीं पाया। इट मीन्स कि ए की कमी है कि वो बी को समझा नहीं पा रहा है। तो पहले वाले केस में बी को गुस्सा आ जाएगा और ये इसकी बात और नहीं समझेगा, जबकि सेकंड केस में इसको लगेगा कि नहीं मेरी नहीं, सामने वाला अपनी गलती मान रहा है, तो फिर ये और ध्यान से इसकी बात सुनेगा और लास्टली क्या करेगा, इसकी बात समझ जाएगा। ठीक है, तो यही होता है फीडबैक का रोल। यानी कि आप सामने वाले को कितना समझा पाए ये इम्पॉर्टेंट है। सहायक और बाधक तत्वों का सिद्धांत। यानी कि वो चीज़ें ध्यान में रखना कि जो सहायता कर रही हैं हमारे उद्देश्य को पूरा करने में, हमें उनको रखनी है, और जो चीज़ें बाधक बन रही हैं उनको हटानी है। जैसे फॉर एग्जांपल पढ़ाई हो रही है तो शोरगुल हो रहा है, तो उन चीज़ों को हमें कम करना पड़ेगा। इसीलिए टीचर क्लास में जाता है तो बच्चों से क्या बोलता है कि शांत रहो, क्योंकि जब शांत वातावरण होगा तभी शिक्षण कार्य संपन्न हो पाएगा, तभी कम्युनिकेशन हो पाएगा। शोरगुल क्या करेगा, बाधा का कार्य करेगा। इसी प्रकार से अगर प्रकाश का अभाव है तो ये सारी चीज़ें क्या बनेंगी, बाधाएं बनेंगी। तो पहले बाधाएं दूर करनी होती हैं, और फिर जो चीज़ें यूज़फुल हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, कक्षा में चौक हो गया, ठीक है, बुक्स हो गए, टीएलएम हो गए, तो ये सारी चीज़ें सहायक में आएंगी। संप्रेषण माध्यम की उपयुक्तता का सिद्धांत। अब किस माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं या कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी कि क्लास में जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, या जब केवल लिखा रहा होता है तब बच्चे को ज़्यादा समझ में आएगा। ऑफ कोर्स पढ़ाने पे, समझाने पे चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए फिर लिखाना इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक टीचर ने क्या किया कि ब्लैक बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन आंसर लिख दिए, और दूसरी तरफ उसी टीचर ने उन क्वेश्चन आंसर को बोल बोल करके लिखवाया। तो जब बोल बोल कर लिखवाएगा तो बच्चा क्या करेगा, उस समय उसके जो है वो चीज़ों को ध्यान से सुनेगा, ठीक है। तो कुछ शब्द वो हो सकता है गलत लिखे, लेकिन फिर धीरे धीरे करके सुधार होगा और वो चीज़ें सीख जाएगा। जबकि ब्लैक बोर्ड से केवल देख कर छापने में वो
ना ही वो समझ पाएगा कि कौन सा शब्द क्या लिखा है, ना वो गलतियाँ करेगा और ना ही इतना अच्छा सीख पाएगा। अगर गलतियाँ करता भी है तो वो उसके राइटिंग ना समझने वाली गलती होगी, बाकी उसको तो पता ही नहीं क्या शब्द लिखा हुआ है। तो इसीलिए कौन से माध्यम को हम अपना रहे हैं उसकी उपयोगिता का सिद्धांत है कि वो भी बहुत ही ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संप्रेषण के प्रकार। तो यहाँ से हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अभी तक जितना पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करिए। आपका पेपर 2 स्टार्ट हो चुका है और ये चैप्टर 1 पेपर 2 का बैकबोन है, यानी कि आपको बहुत ध्यान से समझना है। और जब स्पेशली शिक्षण के सिद्धांत स्टार्ट हो जाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, इसमें एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।